नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। इस साल देश में मानसून सामान्य या बेहतर रह सकता है। कोविड शीट में ज्यादा बनी एंटीबॉडी। देश के 12 राज्यों में 19 अस्पतालों में हुआ अध्ययन। दिलीप कुमार की तबीयत ठीक, रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज का होगा फैसला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के ब्राह्मणवाड़ी क्षेत्र में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलोनी में टीका नहीं लिए वालों को अधिक सहूलत मिली। लॉकडाउन के चलते लोग अधिक कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में यह टीकाकरण कैंप लोगों को लाभदायक साबित हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने हमारे चैनल के कवरेज की तारीफ की और कहा कि लोगों में जागरूकता लाने का काम कर रहा है। ईश्वर स्वामी ब्राह्मणवाड़ी से बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक कोविड वैक्सीन कैंप लगाया गया है। इसमें ब्राह्मणवाड़ी फ्रेंड्स ग्रुप और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कैंप किया जा रहा है। और ये कैंप में स्पेशली हैंडीकैप्ड के लोगों के लिए स्पेशली घर घर जाके डोज दिया जा रहा है। और स्पेशली जो लोग घर से बाहर नहीं आ सकते और जो लोग डाउट में हैं वैक्सीन के बारे में, उनको स्पेशली उनको कन्विंस करके डोज दिया जा रहा है। और अभी 4 बजे तक एक कैंप चालू रहेगा। इसके अंदर कोई भी आके डोज ले सकते हैं और स्पेशली साथ में एक आधार कार्ड कंपलसरी लाना बल्कि हम विनती करते हैं। बीदर तालुका पंचायत कार्यालय से लोगों में कोरोना महामारी के नियंत्रण और टीकाकरण के संबंध में ग्रामों में जागृति लाने के लिए ऑटो के माध्यम से स्पीकर द्वारा लोगों को सूचित करने का कार्य शुरू किया गया। तालुका कार्यालय से एक ऑटो को चलाना जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीजी रेड्डी ने दी। इस अवसर पर अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में विकलांगों ने केपी न्यूज चैनल के संवाददाता सज्जाद के सम्मुख अपना दर्द बयान किया। विकलांग लोगों का कहना है कि सरकार ने ऑटो वालों सहित अन्य जो लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हैं उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन विकलांगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के समय परेशान होने वाले विकलांगों को आर्थिक सहायता की आस दिलाई थी, जो अब तक नहीं पहुंची। इस बार भी विकलांग लॉकडाउन के कारण परेशान हुए, लेकिन सरकार हम पर अपनी नजर नहीं डाल रही है। लॉकडाउन में घर बैठने से अच्छा बाहर निकलकर कोविड से मरना बेहतर है, कहा विकलांगों ने। उन लोगों ने कहा, आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी के माध्यम से। ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 95% ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಪಜೀವನನೇ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 5% ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ. ಆ ವೇತನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾನ್ಯ DC ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಮನವಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2020 ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ. ಅದೇ ರೀತಿ 2021 ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಳಗೆ 2 ಸಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೆನಪಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೆರೆ ನಮಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ, 48 ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಳಗೆ 5% ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅನುದಾನ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತಾರ, ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅದಾರ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಲಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇರೋ 48 ಏನು ಇಲಾಖೆಗಳೊಳಗೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ಮಾಶಾಸನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಶಾಸನ ಏನಾಗತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೇ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು.
कस्तूरी बूदिहाड़ ಅಂತ। राज्य के जिलों में संक्रमितों के आंकड़े। बागलकोट जिले में 166, बेल्लारी जिले में 285, बेलगावी जिले में 418, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 277, बीदर जिले में 7, चामराजनगर जिले में 247, चिकबल्लापुर जिले में 48, चिकमंगलुरु जिले में 416, चित्रदुर्ग जिले में 266, दक्षिण कन्नड़ जिले में 609, दावणगेरे जिले में 143, धारवाड़ जिले में 262, गदग जिले में 133, हासन जिले में 655, हावेरी जिले में 138, कलबुर्गी जिले में 60, कोडगू जिले में 162, कोलार जिले में 257, कोपल जिले में 212, मंडिया जिले में 571 नए संक्रमित मिले हैं। इस साल कैसा रहेगा मानसून, इस बात को जानने के लिए सभी में उत्सुकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल देश में मानसून सामान्य या बेहतर रह सकता है। मौसम विभाग ने भी इस साल पूरे देश में सामान्य से अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है। अगर इस बार मानसून अधिक हुआ तो यह तीसरा साल होगा कि देश में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। पिछले 2 साल में अच्छी बारिश हो रही है। इस बार देश में 907 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना है। पूरे देश में 90 से 104% तक बारिश होने का अनुमान है। समाचार देश और दुनिया के। केंद्र सरकार ने रविवार को 13,450 करोड़ रुपए में नए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का कांग्रेस का दावा खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस लागत को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसमें 10 इमारतें बननी है और पीएम आवास के लिए अभी तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ है। कोरोना काल के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना पर लगातार हमलावर विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार ने रविवार को एक विज्ञप्ति जारी कर परियोजना से जुड़े तथ्य साझा किए। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि महामारी के समय केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसकी कल्पना महामारी के समय से पहले साल 2019 में की गई थी। केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया कि नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए है और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की लागत 477 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर ये लागत 1300 करोड़ रुपए की है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। फंगस और टीके को लेकर देश में पहली बार 2 अलग अलग अध्ययन सामने आए हैं। इनमें से 12 राज्यों के 19 अस्पतालों में हुए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जहां कोविशील्ड टीका लेने वालों में कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में एंटीबॉडी का स्तर अधिक मिला है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर किए गए एक अन्य शोध में कहा गया कि स्टेरॉइड के साथ साथ मधुमेह की दवा न लेने से इसका खतरा बढ़ सकता है। ब्लैक फंगस देश के 26 राज्यों में फैल चुका है। गौर करने वाली बात है कि देश में फंगस पिछले साल ही फैल चुका था। अध्ययन में पता चला है साल 2019 की तुलना में 2020 में ही फंगस के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन उस दौरान राज्य और केंद्र सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अगर ऐसा होता तो शायद फंगस से बीते 3 महीने में हुई मौतों को रोका जा सकता था। महाराष्ट्र के घरेलू हवाई यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं। BMC ने एक आदेश में कहा, अब से मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने के लिए नहीं कह सकते। BMC ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। बता दें कि RT-PCR के जरिए किसी भी शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलता है। BMC की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक
सभी घरेलू यात्री जो महाराष्ट्र के किसी स्थान से हवाई यात्रा के जरिए मुंबई आ रहे हैं, उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। दिशा निर्देशों में कहा गया कि सभी घरेलू हवाई यात्रियों को मुंबई से महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हवाई यात्रा करने पर RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रविवार को कहा, कोरोना की दूसरी लहर का भारतीय कृषि क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, मई में जब से यह संक्रमण गांवों तक फैला तो उस समय कृषि गतिविधियां कम से कम होती हैं। चंद ने कहा, मई में किसी फसल की बुआई और कटाई नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ सब्जियां और सीजन से इतर फसलों की खेती होती है। मार्च या अप्रैल के मध्य तक कृषि गतिविधियां चरम पर होती हैं, उसके बाद इनमें कमी आती है। मानसून के आगमन के साथ ये गतिविधियां फिर जोर पकड़ती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में यदि मई से जून के मध्य तक श्रमिकों की उपलब्धता कम भी रहती है तो इससे कृषि क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कृषि क्षेत्र की वृद्धि के बारे में चंद ने कहा कि 2021 से 2022 में क्षेत्र की वृद्धि दर 3% से अधिक रहेगी। बीते वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही थी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% गिरावट आई थी। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। अब वोट डालने वाले पोलिंग स्टेशन पर टीकाकरण की सुविधाएं की जाएंगी और अधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र वाले सेंटर पर काफी कम लोग आ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन की अपील करेंगे। अब लोगों को पोलिंग सेंटर पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को टीका लगवाने में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के बीच भी बैठक का दौर जारी है, जिसके चलते पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ऑल इज वेल बताया जा रहा है। इसके बाद भी सूबे के सियासी माहौल को लेकर न तो मंथन थम रहा है, न ही चर्चाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के बीच भी बैठकों का दौर जारी है, जिसके चलते पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। समाचार फिल्म नगरी के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सायरा बानो के मुताबिक अभी दिलीप साहब की तबीयत थोड़ी ठीक है, कुछ और टेस्ट करवाए गए हैं। अभी के लिए उनकी तबीयत स्टेबल है, बीच बीच में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मगर अभी उनकी तबीयत ठीक है। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही डिस्चार्ज को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। अंत में समाचार खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 के बाकी बचे मैचों के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 14 के बचे मैच 19 सितंबर से खेले जाएंगे। वहीं टूर्नामेंट का समापन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं इससे पहले इस लीग को भारत में आयोजित किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। ANI से बात करते हुए BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच हालिया बैठकों के घटनाक्रम के बारे में जानने वाले BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि चर्चा अच्छी रही और भारतीय बोर्ड को विश्वास है कि शेष IPL खेल दुबई, शारजाह और अबू धाबी में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। इस साल देश में मानसून सामान्य या बेहतर रह सकता है। कोविड शीट में ज्यादा बनी एंटीबॉडी। देश के 12 राज्यों में 19 अस्पतालों में हुआ अध्ययन। दिलीप कुमार की तबीयत ठीक, रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज का होगा फैसला। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।